चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं। विपक्ष नैरेटिव खड़ा कर रहा है कि गुजरात में फैक्ट्री, बिहार में विक्ट्री। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात को सब कुछ देते हैं, बिहार को कुछ नहीं देते। ये विकास नहीं किसी को दिखाई देता है तो मैं समझता हूं अब एक दिन में एक पंछी होता है जिसको दिन में नहीं दिखाई देता, तब वो तो मैं कह नहीं सकता। क्या मतलब ये आप तेजस्वी जी की बात कर रहे हैं, राहुल जी की बात कर रहे हैं, या और किसी की बात कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं कुछ लोग होते हैं गुड़ खाते हैं, गुलगुल्ला से परहेज करते हैं। तेजस्वी जी पिछले कुछ दिनों से महाजंगल राज की बात अक्सर कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि डबल इंजन की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बढ़ी है? ये अंतर है, और ये अंतर उनको नहीं पता चलेगा कि रात में लेट से सोते हैं, सवेरे लेट से जगते हैं, फिर गाड़ी में बैठ जाते हैं और मोदी जी की और नीतीश जी के एकदम बढ़िया सड़क सर निकल जाते हैं, इसीलिए उनको पता नहीं चलेगा। उनको पता नहीं चलता है। पर आप अगर अपने डेवलपमेंट मॉडल पे इतने कॉन्फिडेंट हैं, फिर आप पर वोट चोरी का आरोप क्यों लगता है? राहुल गांधी ने इतनी लंबी यात्रा निकाल दी, वोट चोरी का आरोप लगा दिया, कहा ये जीत पाते नहीं हैं इसलिए अब 20% वोट डिलीट कर रहे हैं। बड़े ही गंभीरता से कह रहा हूं, सौभाग्य से एक लालू यादव के युवराज हैं, एक राजीव गांधी के युवराज हैं। अगर ये गांधी खानदान में पैदा नहीं लेते और लालू के खानदान में, सामान्य लोगों के घर में, तो इनको पटना में भी और दिल्ली में भी लोग नहीं पहचानते। कि मुख्यमंत्री अचेत हो चुके हैं, चुनाव तक हैं, डमी हैं, बाद में हटा दिए जाएंगे, आप लोग जान लीजिए। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं सांसद रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा कि बिहार से, बेगूसराय से रोहिंग्या और बांग्लादेशी चाहे 71 से आए हों, उनको निकाल करके ही बाहर फेंकूं। 11 साल से सरकार है, घुसपैठिया निकाले क्यों नहीं? ये केवल मुद्दा चुनाव में क्यों याद आता है? इस बार हम 2/3 से ऊपर मेजॉरिटी से जीतेंगे। आपको नहीं लगता कि पार्टी का साथ भी आपको उस तरीके से नहीं मिल पाता है? आप अकेले जोरदार तरीके से बोलते हैं, पर इस मुद्दे पर पार्टी भी कहीं ना कहीं किनारा कर लेती है और जेडीयू विरोध करने लगती है, और शायद इसीलिए आपकी आवाज कमजोर पड़ने लगती है। नीतीश कुमार और मोदी जी की जोड़ी है तो सोना पे सुहागा है। लालू यादव जी नीतीश कुमार का लॉकेट पहने। प्रशांत किशोर को कितना बड़ा फैक्टर मानते हैं? प्रशांत किशोर जी का लक्ष्य ही है कि लालू जी और तेजस्वी को हम कैसे मुख्यमंत्री बनाएं, इसलिए बुटकटवा कोई रहेगा ही नहीं। TV9 के प्लेटफॉर्म पर जो TV9 डिजिटल के बैठक का सिलसिला पटना से शुरू हुआ, हम गया गए, गया के बाद मुजफ्फरपुर गए और मुजफ्फरपुर के बाद बेगूसराय पहुंचे, और बेगूसराय के सांसद लेकिन देश के नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी TV9 के मंच पर हैं। हम इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी कि आप बेगूसराय की धरती को चुना है आप अपने विशेष कार्यक्रम के लिए। सर, आज का दिन आपका बड़ा हेक्टिक था। अमित शाह जी यहाँ पहुँचे और उसके बाद जैसे ही आपने उनसे मुलाकात, बैठक का दौर ख़त्म किया, आप सीधे इस मंच पर आ रहे हैं। इसलिए एक बार मैं अपने दर्शकों से, सभी लोगों से कहूँगा, एक बार फिर से ताली बजाइए और इनका स्वागत करिए। अब मेरा सवालों का सिलसिला शुरू होता है। चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं, विपक्ष नैरेटिव खड़ा कर रहा है कि गुजरात में फैक्ट्री, बिहार में विक्ट्री। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात को सब कुछ देते हैं, बिहार को कुछ नहीं देते, और मोदी लगातार यहां से एमपीज ले जा रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, पर बिहार को कुछ मिल नहीं पा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर?
शायद मैं यही कहूँगा कि जिनको विकास नहीं दिख रहा हो बिहार में, और जिस धरती पर आप बैठे हैं, ये धरती डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की धरती है, उनका कर्म भूमि है। जब मुंगेर जिला एक था, इस धरती पर दो ऐसे रत्न पैदा लिए, एक डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, एक राष्ट्रकवि दिनकर। राष्ट्रकवि दिनकर सिमरिया में पैदा लिए और पहला कर्म भूमि उनका उसी क्षेत्र में रहा। और श्री बाबू पैदा लिए बड़बीघा में और कर्म भूमि बनाए बेगूसराय को। उन्होंने क्या किया आप देखेंगे, मोकामा पुल दिया, थर्मल दिया, उन्होंने फर्टिलाइजर दिया, रिफाइनरी दिया, लेकिन ये सब जर्जर हो रहे थे। 60,000 करोड़ से ऊपर नरेंद्र मोदी ने केवल बेगूसराय में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की उस कीर्ति को फिर से पुनर्जीवित करने का काम किया। आपने 6 लेन पुल देखा, जापान, जर्मनी, दुनिया का कोई पुल इससे बेहतर नहीं है, आप घूमते रहते हैं। रेल पुल भी बना रहे हैं, एनटीपीसी का 2 यूनिट दिया। इस फर्टिलाइजर को कम्युनिस्टों ने, बेगूसराय के कम्युनिस्टों ने बंद कराया। लालू जी आकर के शिलान्यास किए, कुत्ते उस पर पेशाब करते रहे, लेकिन पैसा नहीं था। नरेंद्र मोदी जी ने पैसा दिया, शिलान्यास किया और फैक्ट्री चल रही है। रिफाइनरी कभी बना था, आसाम से तेल आता था, और जब आसाम में ही रिफाइनरी लग गया, अब ये बन रहा था ऑफ गोडाउन। तो नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 25,000 करोड़ लगा करके हल्दिया से क्रूड ऑयल आता है, और सबसे बड़ी बात है उस क्रूड ऑयल से बिहार सरकार को लगभग 9,000 करोड़ का एंट्री टैक्स मिलता है। यानी पुनर्जीवित भी किया, जिसको ये कहते हैं गुजरात में फैक्ट्री और यहाँ विक्ट्री, यहाँ फैक्ट्री भी है, विक्ट्री भी है। ये कांग्रेस पार्टी जिसके गोद में तेजस्वी खेल रहे हैं, कम्युनिस्ट खेल रहे हैं, 84 में कहा कि पेट्रोकेमिकल्स खुलेगा। राजीव गांधी जी ने कहा था, यहाँ नवीन जी बैठे हैं, चुनाव जीत लिए। कृष्णा शाही जी थी बेगूसराय की उम्मीदवार, पहले बेगूसराय का 2 विधानसभा, 4 उस पार। उसका दूसरा चुनाव भी जीते, पेट्रोकेमिकल्स नहीं खुला। लेकिन नरेंद्र मोदी जी 9 मिलियन से ऊपर उसका प्रोडक्शन आ गया, और ये 26 में पेट्रोकेमिकल झमझमा करके, उसके दाना तो दिसंबर में ही आ जाएंगे, लेकिन अगले साल ये पेट्रोकेमिकल्स का रूप लेगा। मुंगेर का पुल अटल बिहारी वाजपेयी ने, नीतीश कुमार जी ने शिलान्यास किया। कांग्रेस के 10 साल में एक ईंट नहीं लगा। ये नरेंद्र मोदी आए, वो पुल बना। अब हल्दिया से रक्सौल जाएगा, 6 लेन रोड और 6 लेन पुल। हमारा जो बेगूसराय उत्तरी छोर है वो विकसित नहीं था, उधर बहुत काम नहीं था। अब ये रोड उसी तरफ से आएगा। मतलब आप गंगा किनारे की बात कर रहे हैं, जो हल्दिया रक्सौल आएगा, रक्सौल से होते हुए समस्तीपुर को छूते हुए, नौला बीरपुर को होते हुए, और ये जो टोल टैक्स है लाखों के पास में, वहाँ चढ़ेगा, जो हमारा सामहो पुल के नाम से जाना जाता है, मटिहानी सामहो।
थोड़ा सा मटिहानी में संप होगा उसका उतरने और चढ़ने का, उधर सांबो में होगा, वो सीधे रक्सौल से हल्दिया जाएगा। आप देखेंगे 0 माइल से मुजफ्फरपुर, आज और कल में टेंडर किसी दिन होगा 4 लेन का। आप थोड़ा दूर बढ़ेंगे मुरली टोल से हाजीपुर, इंफ्रास्ट्रक्चर। आज हमारे गडकरी जी कब कहते हैं कभी कि अमेरिका धनी इसलिए नहीं है कि अमेरिका धनी है इसलिए वहाँ की सड़कें अच्छी है, बल्कि वहाँ की सड़कें अच्छी है इसलिए धनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी जी ने जो बेगूसराय में और पूरे बिहार में दिया है, भूतो न भविष्यतो, 17 पुल गंगा नदी पर और कोसी पर मिला के दिया। नहीं ठीक है, आपकी बात मान रहा हूं, और निश्चित तौर पर इस इलाके में इतना काम हुआ है तो क्रेडिट तो आपको जाता है, क्योंकि आप यहां से सांसद भी हैं, मंत्री भी हैं, इसलिए बेगूसराय की जनता ही नहीं बल्कि बिहार की जनता इस बात को समझेगी। पर विपक्ष एक नैरेटिव बार बार खड़ा करता है, और कभी नीतीश कुमार भी जब आपसे दूर रहते हैं तो स्पेशल स्टेटस की मांग करते हैं। अब आरजेडी कहती है कहाँ गया स्पेशल स्टेटस, कहाँ वो बात चली गई, और क्यों नहीं स्पेशल स्टेटस इस राज्य को डबल इंजन की सरकार देती है? देखिए, स्पेशल स्टेटस का जो फार्मूला था वो समाप्त हो गया, लेकिन 2015 में हम विपक्ष में थे, नरेंद्र मोदी जी ने 1.25 लाख करोड़ की वो उन्होंने दिया। फैक्ट्री कहेंगे सहरसा और छपरा में 2 रेल की फैक्ट्री प्राइवेट, वो लगभग दोनों 45,000 करोड़ का था। अब 60,000 करोड़ का तो अभी दिया है। और आप बिहार की यात्रा को उठा लें, मोदी जी जब जब आ रहे हैं, रेल, रोड, आपको मानना पड़ेगा, अब वो जल मार्ग को भी ठीक कर रहे हैं। हमने अभी मल्टी मॉडल टर्मिनल सिमरिया के लिए भी लगे हुए हैं, हो ही जाएगा। तो ये मोदी जी का कहना है बिहार के विकास के बगैर देश का विकास नहीं, क्योंकि ये पूर्वांचल का गेटवे है और पूर्वांचल के विकास के बगैर देश का विकास नहीं। तब जिसको ना दिखाई दे, अब 6 लेन पुल पर ईमानदारी से यहाँ बैठे लोग, आज से 10 साल पहले हमको मिनिमम पटना जाने में 3.5 घंटा लगता था। आज हम ये भी साल 6 महीना में बीहट से लेकर के सिमरिया तक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बेगूसराय से चलेंगे एकदम जापान, अमेरिका, इंग्लैंड की तरह सड़कों पर सरसराते हुए सीधे हम गंगा के किनारे से उतरते हैं। अभी भी हम एनटीपीसी के नज़दीक से चलते हैं, 1.25 घंटा से 1.5 घंटा में हम गांधी मैदान पहुंच जाते हैं। अगर ये विकास नहीं किसी को दिखाई देता है तो मैं समझता हूं अब एक दिन में एक पंछी होता है जिसको दिन में नहीं दिखाई देता, तब वो तो मैं कह नहीं सकता। क्या मतलब ये आप तेजस्वी जी की बात कर रहे हैं, राहुल जी की बात कर रहे हैं, या और किसी की बात कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं, कुछ लोग होते हैं गुड़ खाते हैं, गुलगुल्ला से परहेज करते हैं। ये हमारे गांव की कहावत है। गुड़ खाना का मतलब मैंने कहा कि यही तेजस्वी राहुल गांधी की जोड़ी, मोटरसाइकिल पर भाई बहन सब लोग चले। अगर ये लालू जी का जमाना होता तो शायद मोटरसाइकिल कब को पलट गया होता, क्योंकि उस समय गड्ढे में सड़क में गड्ढे था।
तो इस पर आपका कमेंट क्या है? वो रात में मैरिन ड्राइव पे डांस करते हैं और सुबह में जंगल राज की, महाजंगल राज की बात करते हैं। तो ये जो तेजस्वी जी इस तरह की बात कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि तेजस्वी जी पिछले कुछ दिनों से महाजंगल राज की बात अक्सर कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि डबल इंजन की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बढ़ी है? देखिए, अगर आप क्राइम का बात करेंगे, वो बहुत क्राइम करते हैं। मैं क्राइम का भी डेटा उनको अगर दिखा दूं, तो उनके ज़माने में क्राइम का था अभी 2 पॉइंट समथिंग है, उस समय 4 पॉइंट था। आज यहाँ पूछ लीजिए जो लोग हैं, घर में किन्हीं की माँ का या पिताजी का या पत्नी का फोन आया कि कहाँ छिए अपने या कहाँ हैं। अगर ये 20 साल पहले होता तो अब तक कई फोन आ गए होते कि बबुआ जल्दी आ जा। ये अंतर है, और ये अंतर उनको नहीं पता चलेगा कि रात में लेट से सोते हैं, सवेरे लेट से जगते हैं, फिर गाड़ी में बैठ जाते हैं और मोदी जी की और नीतीश जी के एकदम बढ़िया सड़क सर निकल जाते हैं, इसीलिए उनको पता नहीं चलेगा। उनको पता नहीं चलता है। पर आप अगर अपने डेवलपमेंट मॉडल पे इतने कॉन्फिडेंट हैं, फिर आप पर वोट चोरी का आरोप क्यों लगता है? राहुल गांधी ने इतनी लंबी यात्रा निकाल दी, वोट चोरी का आरोप लगा दिया, कहा ये जीत पाते नहीं है, इसलिए अब 20% वोट डिलीट कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि माननीय राहुल गांधी, हम बड़े बाप के बेटा हैं, ये दोनों जोड़ी निकले थे। मैं बड़े ही गंभीरता से कह रहा हूं, सौभाग्य से एक लालू यादव के युवराज हैं, एक राजीव गांधी के युवराज हैं। अगर ये गांधी खानदान में पैदा नहीं लेते और लालू के खानदान में, सामान्य लोगों के घर में, तो इनको पटना में भी और दिल्ली में भी लोग नहीं पहचानते। और राहुल गांधी ये दोनों यात्रा निकाले और वोट चोर कहा। मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने अंत में ये कहा कि 90 लाख के लगभग वोट चुनाव आयोग काट दे, ये वोटर इसमें गलत तरीके से है। अब इसका क्या मतलब? तब तो भाई वो कह रहे थे 60 लाख वोट चुरा लिया, 65 लाख 65 लाख, और अपने अंत में कहा कि 90 लाख 89 लाख 89 लाख वोट को काट देनी चाहिए। अगर उस वोट को लें जो उनके कहें, उनको सार्वजनिक करने के लिए उस वोट को, तो फॉल्स है। इसी बेगूसराय में एक गांव है, मैं नाम नहीं लूंगा, उत्तर प्रदेश में एक बड़े अधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी वही रहते हैं, उनका नाम कटवा दिया। तो पता चला कि जिन लोगों ने नाम कटवाया, जिला अध्यक्ष को सूचा कह दिया गया था, हर बूथ से इतना नाम काट करके लाओ, कि ये फॉल्स है। और इलेक्शन कमीशन कहते रहा कि आप ऑथेंटिकेट करके मुझे दें, मैं जांच करूंगा। नहीं दिया। ये नॉन सीरियस लीडर हैं, मैं कंफ्यूज्ड हैं और अपने से सेल्फ गोल करते हैं। आज भी कर्नाटक में सेल्फ गोल किया है, ये सेल्फ गोल ही है। वहां उनकी सरकार है, उसी के चुनाव लड़े, कह रहे हैं 5 लाख वोट कट गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि ऐसा नॉन सीरियस कंफ्यूज्ड देश को एलओपी आज तक नहीं मिला। पर आरोप जो प्रयास बनाने
जो प्रयास किया जा रहा है नैरेटिव तैयार करने का कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बिहार से सिर्फ मोदी जी को एमपी चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। और दूसरी बड़ी बात बार बार कही जा रही है कि मुख्यमंत्री अचेत हो चुके हैं, चुनाव तक हैं, डमी हैं, बाद में हटा दिए जाएंगे, आप लोग जान लीजिए। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इसको लेकर के बड़ा जनता में कंफ्यूजन है। हर जगह आरजेडी इसकी बात कर रही है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। आप बड़े नेता हैं, आपको बेहतर पता होगा नीतीश सीएम रहेंगे या नहीं रहेंगे। टीवी 9 के मंच से आप डिक्लेयर कर दें तो मुझे लगता है जनता को एक साफ मैसेज चला जाएगा। देखिए, एक तो उनका एक एजेंडा फेल हो गया, जो वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने के लिए चले थे। अब तो हमें बंगाल को जब हम देखते हैं, आज से 20 साल पहले बंगाल में यही हालात थे कि वहाँ बांग्लादेशी घुसपैठियों को किस ढंग से राजनीतिक संरक्षण मिलता था। अभी 23 से 25 जिला मुस्लिम बाहुल यानी बांग्लादेशी घुसपैठिए हो गए। बिहार में लेंगे, ये जो यात्रा थी, यात्रा कुछ नहीं थी, केवल बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को बचाना। केवल अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज नहीं, बेगूसराय में मैं चुनौती के साथ आपसे कहता हूं, आप 20-25 जगह जाएं, मस्जिद के द्वारा संरक्षित योजनाबद्ध रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसाते बसाते अब संख्या ऐसा बढ़ गया कि हमारा एक मुखिया था अति पिछड़े का, वीरेंद्र, बेगूसराय विधानसभा पटना में, वो जीत गया। 60% वहाँ थे और 40% उनका वोट था, और उसने कहा हत्या कर दूंगा, तुम बचोगे नहीं, उसने मार दिया। तो ये तो फेल कर गया। अब ये बांग्लादेशी घुसपैठिए अब बचेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि बांग्लादेशी कब आया, कैसे आया। अब एक एक को खोजेंगे, इनका वोट इसीलिए चिलमिलाहट है। दूसरी बात रह गई, जो आपने कहा विकास की बात, नीतीश कुमार की बात, हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो नेता के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, आखिर आगे जो सरकार बनेगी तो लालू यादव के नेतृत्व में बनेगी कि राहुल गांधी के नेतृत्व में बनेगी? मैं पूछना चाहता हूं, ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब मुद्दा विहीन लोग ऐसे ऐसे सवाल खोजेंगे। बिहार की जनता, इस बेगूसराय में ही बिहार के कोई ऐसा रोड नहीं था, रात को 8-9 बजे के बाद जो गाड़ियां जाती थी, कन्वाय लगता था। पूर्णिया जाना है तो लाखों में कन्वाय लगता था, मुजफ्फरपुर जाना है तो बछवाड़ा में कन्वाय लगता था। ये हर जगह कन्वाय था। अब कोई नहीं चाहेगा कि रात में लुटेरा जाने से लूटे। अभी आप देखिएगा, रात को 10 बजे यहाँ से लोग चलते हैं, पटना पहुँच जाते हैं 2 घंटा 1.5 घंटा में। अब उनको चिंता ये है, मेरी सरकार कैसे, वाईएम का गठबंधन तो बना लिया, वोट भी तगड़ा है, लेकिन वो वोट मैं आने वाले दिन में मैं कहता हूं, मैं सांसद रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा कि बिहार से, बेगूसराय से रोहिंग्या और बांग्लादेशी चाहे 71 से आए हों, उनको निकाल करके ही बाहर फेंकूं।
आप बड़ी बात कर रहे हैं और आप टीवी 9 के मंच से ये अनाउंस कर रहे हैं, पर बड़ा सवाल ये है, एक आरोप जो लगता है आप करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि ये आपका पसंदीदा विषय है और आप अक्सर निजी बातचीत में भी ये कहते रहे और देश के लिए आपने चिंता जाहिर की है। पर मैं एक सवाल करना चाहता हूं जो कि आरजेडी बार बार कहती है, 11 साल से सरकार है, घुसपैठिया निकाले क्यों नहीं? ये केवल मुद्दा चुनाव में क्यों याद आता है? अगर घुसपैठिया था सरकार, इनकी गृह मंत्रालय, इनका डबल इंजन की सरकार यहां पर, तो घुसपैठिए 11 साल से बिहार में कर क्या रहे? और सीधा सवालों के घेरे में अमित शाह को लेते हैं। अब देखिए, अमित शाह वो व्यक्ति है, देश को सरदार पटेल के बाद कोई ऐसा गृह मंत्री मिला है जिन्होंने कहा 370 धारा को कश्मीर से हटाना है, हटाए। अब ये पर्सन जो आप कह रहे हैं 11 साल, इस बार हम 2/3 से ऊपर मेजॉरिटी से जीतेंगे। मैं आपको कह रहा हूं, मैं ये पॉलिटिकल नहीं कह रहा हूं, जनता का नब्ज टटोल के कह रहा हूं। उसके बाद सीए कानून लगा, आप याद करें, बेगूसराय में भी, बेगूसराय शहर से लेकर के नवाब चौक से लेकर हर चौक पर, बारो, लखमीनिया, हर जगह जहां जहां घुसपैठिए की आबादी थी, वहां सीए को लेकर के एक गलत माहौल पूरे देश में बनाया गया, बिहार में भी बनाया गया। अब ये हमारे लिए जरूरी है। अब क्योंकि आज घुसपैठिए हैं, तो जहां भी हैं, जहां जितनी संख्या है, पूर्वांचल सीमांचल चले जाए, दवाई किसका हक ले रहे हैं? गरीबों का अस्पताल में। शिक्षा स्कूलों में हक छीन रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट में बदलता है, वो हक छीन रहे हैं। तो ये आने वाले दिन में जब फूड सिक्योरिटी का आता है, उसमें हक छीन रहे हैं। 5 किलो अनाज दे रहे हैं, ये किसका हक छीन रहा है? और ये बनाने वाले कौन हैं? पोषण करने वाले कौन हैं? इन मस्जिदों में जाकर के मत्था टेकने वाले कौन हैं? ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे लोग, या इनके पिताजी। ये 1971 से ये खेल चल रहा है। 11 साल में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी या है, वहां हम बड़ा जोर शोर से डिपोर्ट कर रहे हैं। और यहां भी अगली बार सरकार बनेगी एनडीए की, हम एक एक करके, मेरा एजेंडा है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए को निकालो, बिहार बचाओ। गिरिराज जी, आप इस पे लगातार बोलते रहे, आपने एक यात्रा भी निकाली थी और जिस तरीके से आपने इसका विरोध किया, आपको नहीं लगता कि पार्टी का साथ भी आपको उस तरीके से नहीं मिल पाता है? आप अकेले जोरदार तरीके से बोलते हैं, पर इस मुद्दे पर पार्टी भी कहीं ना कहीं किनारा कर लेती है और जेडीयू विरोध करने लगती है और शायद इसीलिए आपकी आवाज कमजोर पड़ने लगती है। क्या इस बात का दर्द है आपको? क्योंकि जिस बात की चर्चा आप कर रहे हैं उसमें पार्टी साइड हट जाती है। आपको लगता है पार्टी के आगे राजनीतिक मजबूरी है? उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होता, पर बिहार में बीजेपी के लोग भी आपसे दूर होने लगते हैं, जेडीयू की भाषा अलग होने लगती है और गठबंधन की मजबूरी आपकी आवाज को कमजोर करने लगती है। हकीकत है ये? मुझे कभी इसकी चिंता नहीं हुई। हम बोलते नहीं हैं, हम करते भी हैं। और हमने यात्रा निकाला, हमें भारतवंशियों का पूरा साथ मिला। मैं भारतवंशियों के लिए यात्रा निकाला। हम तो कहते हैं भारतवंशी तेरा मेरा नाता क्या,
जय श्री राम, जय श्री राम, ये मेरा नारा है। ऐसी नारे के सहारे जो भारतवंशी नहीं है, क्या है, यहाँ के मुसलमान और हिंदू दोनों का डीएनए एक है, कन्वर्टेड हैं। कोई बाबर का औलाद नहीं है, कोई औरंगजेब का औलाद नहीं है। अगर कोई कहे तो निश्चित रूप से वैसे लोगों के खिलाफ गोलबंद होना चाहिए। आप इस पर बोलते रहें, जबकि हकीकत ये आपने बेगूसराय में बहुत डेवलपमेंट का काम भी किया है जो आप बता रहे थे और दिखाई भी पड़ता है। पटना पहले 3.5 घंटे दूर था, मैं मुजफ्फरपुर से आ रहा था, 1.5 घंटे में रास्ता तय कर लिया। बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद थी, आपने मोदी जी से कह के करवा भी लिया, तो क्रेडिट गोज टू यू। पर एक बड़ा सवाल ये है कि विकास पुरुष और कहा जाए भगवाधारी, तो आपकी ज़्यादा पहचान भगवाधारी के रूप में दिखाई पड़ती है। आपको ये पसंद है या कहीं ना कहीं टीस है कि लोग मुझे मेरे काम से नहीं बल्कि इस वजह से जानते हैं? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जनप्रतिनिधि का काम है, चाहे पंचायत का जनप्रतिनिधि हो चाहे पार्लियामेंट का, उसका काम है विकास करना जितना संभव हो सके। लेकिन भारत की पहचान, भारत के सनातन, भारत की संस्कृति से है। बिना पहचान का कोई देश, कोई गांव, कोई राज्य, कोई जिला वो अधूरा है, कोई व्यक्ति भी अधूरा है। इसीलिए मैं मानता हूँ सनातन के बगैर न बिहार की पहचान है न भारत की पहचान। और मैंने आपका बहुत समय लिया, एक अंतिम सवाल करना चाहूँगा। आपको क्यों लगता है, एक बार फिर से यही सवाल है कि आपको क्यों लगता है कि बिहार इस बार 2/3 मेजॉरिटी देने जा रहा है? क्या ये मोदी जी के चेहरे पर होगा या नीतीश जी के चेहरे पर होगा या आपके द्वारा उठाए गए मुद्दे पर भी होगा? इन तमाम चीज़ों के बारे में आप बता दें। देखिए, गांव में कहते हैं सोना पे सुहागा, तो ये नीतीश कुमार और मोदी जी की जोड़ी है, तो सोना पे सुहागा है। अब ये दोनों मिलकर के जो विकास की झड़ी लगाए हैं, अब देखिए यहाँ 2,70,00,000 फैमिली है, जिसके घर से एक महिला को केवल 10,000 नहीं मिलेगा बल्कि 6 महीने के बाद उनके बिजनेस प्लान पे 2 लाख मिलेगा। केवल 2 लाख नहीं मिलेगा बल्कि उनके मार्केटिंग चेन को भी किया जाएगा। लक्ष्य है आधी आबादी के हाथों में नारी सशक्तिकरण आर्थिक दृष्टि से कैसे हो, ये बहुत बड़ी ताकत है। दूसरी ताकत है, हमने वो सारा काम किया है जो एक राज्य को करनी चाहिए, राज्य की सरकार ने की है। आप इस राज्य को देखेंगे तो 2005 के पहले यहाँ क्या था? लोग कहते थे 2000 में बट गया, कहते थे उधर सब कुछ चला गया, कारखाना चला गया, सब खादान चला गया। यहाँ तो आलू, लालू जी का नाम लेते थे, आलू लालू अब बालू, ये 3 बचा है। लेकिन इन गड्ढे को भरते भरते अभी बुजुर्गों की भी चिंता की जा रही है, विधवा की चिंता की जा रही है। जो वादा किया था नीतीश कुमार ने कि हम रोजगार देंगे, रोजगार सरकारी नौकरी भी दी है और सरकारी नौकरी के साथ साथ जो उद्यमी हैं उनके साथ रोजगार की भी झड़ी हुई है। आप जानेंगे कोई नौजवान बिहार से चाय प्रोसेस जाए यूरोप, और वो भी बेगूसराय से। अगर ये होता कि शाम को जाकर के पिस्तौल सटाएगा और कहेगा कि नहीं दोगे तो मार दूंगा, तो वो नौजवान बेंगलोर में काम करता था, वो वहाँ काम करता।
लेकिन वो नौजवान, जब मैं लोगों को बोलता हूँ बिहार से बाहर, बेगूसराय से बाहर, कि हमारे बेगूसराय में चाय को प्रोसेस करके एक सलोबुल चाय यूरोप भेजते हैं, आश्चर्य करते। ये माहौल बनाने का ये लग गया। बीच बीच में मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि लालू यादव जी नीतीश कुमार का लॉकेट पहने। 2015 के पहले 22 सीट पर अटका हुआ था, गतल खाते में जा रहे थे, नीतीश कुमार ने उन्हें अमर जीवन दिया। इसलिए नीतीश कुमार को गाली ना दें, जो गाली दे रहे हैं वो गाली ना दें, उनका लॉकेट पहने, नहीं तो नमक हराम कहलाएंगे। अंतिम सवाल, प्रशांत किशोर को कितना बड़ा फैक्टर मानते हैं? बीजेपी के कई नेताओं के पर उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। आपको लगता है बीजेपी को, एनडीए को ज्यादा डेंट पहुंचाएंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में? देखिए, प्रशांत किशोर जी का लक्ष्य ही है कि लालू जी और तेजस्वी को हम कैसे मुख्यमंत्री बनाएं। तो जो एनडीए के वोटर हैं उनको सोचना पड़ेगा कि अगर एक वोट भी वो लेते हैं एनडीए का, तो वो स्वाभाविक है तेजस्वी और लालू यादव के, राहुल गांधी के खाते में जाएगा। लेकिन बाय इलेक्शन को भी हमने देखा है, और जो स्ट्रक्चर उनका है, लोग कहते हैं कि सैलरी पे रखना क्या क्या, तो उस स्ट्रक्चर पर भीड़ भाड़। और एक बात है, एनडीए के लोगों में इधर चुनाव लड़ने का बहुत, तो अगर कई लोगों को बुखार रहेगा तो एक प्लेटफॉर्म रहेगा। लेकिन वोटर के सामने में दो ही लक्ष्य रहेगा, क्या 2005 के पहले का जंगल राज लालू यादव तेजस्वी की सरकार चाहिए, या चमचमाती हुई सड़कें, बिजली और माहौल ये चाहिए। ये दो ही लड़ाई होगी इस बार, इसलिए बुटकटवा कोई रहेगा ही नहीं। चलिए, तो फाइनली आपने प्रशांत किशोर को वोट कटवा कह ही दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि आपकी बात सुनकर के प्रशांत किशोर कैसे रिएक्ट करेंगे। लेकिन टीवी 9 के मंच पे आए, आपने अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से समय निकाला, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।